हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की एक शानदार जानदार क्लास के अंदर। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। नाम तो आपने सुना ही होगा, विद्युत धारा। आज इस चैप्टर की भी शुरुआत है। आप सभी को पता होगा हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 को भाई समाप्त कर दिया है। ऐसे ही हम आपको पूरी फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। इसीलिए आज ही आप चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। नया चैप्टर है, आप थम्स अप का साइन भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को भाई लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा चैप्टर है बच्चों, और जितनी भी क्लासेज होती है उन सभी क्लासों का जो पीडीएफ होता है भाई, वो आपको एम क्लासेज के ऐप पर मिल जाएगा। और जो क्लासें होती है उनका क्या टाइम रहता है, उसका जो शेड्यूल होता है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे भाई, लिंक जो है ग्रुप की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के नए चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम विद्युत धारा से। सुनिएगा ध्यान से। देखिए, विद्युत धारा जो है ना, ये नाम आप पहली बार नहीं सुन रहे हो। इस नाम को आपने काफी बार सुना है। आप क्योंकि गुरुदेव कब सुना है, तो देखिए याद कीजिए 10th क्लास। 10th क्लास के अंदर आपने विद्युत धारा चैप्टर को पढ़ा होगा। तो पहले तो बच्चों हम फील करते हैं कि भाई विद्युत धारा है क्या। ठीक है, ये नया शब्द हमारे लिए कैसे नया नया नहीं बच्चों, पुराना है, लेकिन हो सकता है कि आपको याद ना हो 10th क्लास की चीजें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, इसको मैं फील करवाता हूँ, समझना ध्यान से। विद्युत धारा होती क्या है, देखो इसके ना बहुत सारे नाम है। सुनना, आप गांव में क्या बोलते हो, बिजली। और शुद्ध भाषा में क्या बोलते हो भाई, लाइट। और अच्छी भाषा की बात की जाए क्या कहते हो, करंट। ठीक है, और बिजली हो गई, लाइट हो गई, और करंट हो गया। तो ये 3 नाम आपको अपने दैनिक जीवन में सुनने को मिलते होंगे। किसके, विद्युत धारा के। ये 3 जो नाम हैं, इनको हम आम भाषा में यूज करते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में इसको कहा जाता है विद्युत धारा। कभी इससे आप मुलाकात करना, पता चलेगा कितना अच्छा ये क्या है भाई, व्यवहार करती है बच्चों। ठीक है, कभी ऐसा कोशिश मत करना भाई, है ना। ठीक है, कभी आप इसको छूने का प्रयास करो, ये छूने नहीं देती है। ठीक है, फिर परमानेंट अपने पास ही रख लेती है भाई। राइट, चलिएगा। तो ये तो है भाई विद्युत धारा, साइंस का शब्द है। मैंने आपको वैसे शब्द बता दिए हैं जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। अब समझते हैं विद्युत धारा का मतलब क्या है, इसको नाम विद्युत धारा क्यों दिया है। मान के चलिए हमारे पास क्या है, एक वायर है, एक चालक है। ये हमारे पास है चालक तार, ये हमारे पास चालक तार। अब देखिए, कोई भी चालक है तो उसके अंदर क्या मौजूद होंगे भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद होंगे। तो इसके अंदर क्या है भाई, बहुत सारे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये माइनस का ई, माइनस का ई, ये आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसको मान लीजिए आई। अब देखिएगा ध्यान से, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं भाई, इस चालक के अंदर गति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन के गति करने से इस चालक के अंदर करंट फ्लो होता है, और उस करंट को ही कहा जाता है भाई विद्युत धारा। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, विद्युत धारा। और सुनिएगा, समझिएगा। अब जो ये आपके इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इनका नाम क्या है भाई, इनको कहते हैं आवेश। और आवेश कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी चालक के अंदर आवेश की गति करने से क्या बहती है भाई, विद्युत धारा बहती है। तो हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो लिखेगा आवेश
प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। राइट, अब देखिएगा आगे। अब देखिए बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो आप सभी ने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर धारा का जो सूत्र है, धारा का सूत्र वो होता है I बराबर Q बाई टी। ये आपका फॉर्मूला है किसका? धारा का। मैं आपको यहां बता देता हूं, यहां पर जो हमने I यूज किया है ये प्रतीक चिन्ह है धारा का, यानी इसको कहेंगे हम धारा। और जो Q है ये इसको बोलेंगे हम आवेश, और जो T है इसको हम बोलेंगे समय। राइट, तो ये हमारा फॉर्मूला है धारा का। ये फॉर्मूला यूज होता है भाई 10th क्लास में, आप सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन आप बड़े हो गए हो तो थोड़ा बहुत तो भाई फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि अल्प समय में यदि हमारा जो आवेश है वो अल्प प्रवाहित हुआ तो धारा का मान क्या होगा। यानी कि हम बात करते हैं यदि dt समय में dq आवेश प्रवाहित हो तो देखिएगा, तो I बराबर आवेश आपका dq, सॉरी डेल कहेंगे बच्चों, इसको डेल बोलते हैं ना, dq नहीं बोलेंगे, डेल बोलते हैं। डेल q अपॉन में डेल क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। अब देखिए, अब जो समय है आपने अल्प लिया है, तो हम फिजिक्स के अंदर हमारा एक रूल होता है, फंडामेंटल होता है कि जो डेल टी है, जो टाइम है, उसको हम लगभग किसके बराबर मानने का प्रयास करते हैं? 0 के बराबर। क्योंकि अल्प समय है तो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? 0 की तरफ। इसे कहते हैं टेंस टू, क्या बोलते हैं? टेंस टू बोला जाता है, यानी कि अग्रसर, जीरो की और अग्रसर, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई। राइट, अब देखिएगा आगे। अब इसको हम चेंज करेंगे अवकलन के फॉर्मेट में। तो यहां पर आपका जो लिमिट यूज करोगे, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल क्यू अपॉन में डेल टी, आई बराबर में डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? डी टी। तो ये आपका भाई सूत्र निकल कर आ जाएगा धारा का। अब देखिए यहां से हम एक परिभाषा और बना सकते हैं। देखिएगा, जो यहाँ पर डी लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, इस डी का मतलब है यहाँ पर अवकलन से। अवकलन, जिनके पास मैथ होगी उन्होंने अच्छे से अवकलन पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 के अंदर, 12th मैथ में। राइट, लेकिन आप क्या गुरुदेव, हम तो बायोलॉजी के बच्चे हैं, तो हमने तो अवकलन पढ़ा ही नहीं, तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो मैं इस लेक्चर के ही अंदर आपको बेसिक करवा दूंगा अवकलन का, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ नीचे टी है, तो इसका मतलब है टी के सापेक्ष क्या होगा? अवकलन होगा। और क्यों क्या है हमारे यहाँ पर? आवेश है, ठीक है। इसका आपको एक समीकरण मिलेगा हमेशा टी की फॉर्मेट में, उसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, सब चीजें मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल इतना समझ लीजिए, यहाँ पर टी के सापेक्ष क्या हो रहा है? टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। राइट, अब देखिए, अब इसकी हम परिभाषा कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे टी के सापेक्ष आवेश का अवकलन क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो ये सेकंड इसकी डेफिनेशन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। टी के सापेक्ष आवेश क्यू का अवकलन
विद्युत धारा कहलाती है। ये आपका भाई सेकंड फॉर्मूला बन गया। आगे देखिएगा, अवकलन पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सा और, इसको हम कर लेते हैं समाप्त एक बार। देखिए बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें लिख लीजिए या महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिए, बातें एक ही है। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है इसका प्रतीक चिन्ह, किसका, विद्युत धारा का। क्या होता है भाई, आई होता है, राइट। बात की जाए इसके मात्रक की, ठीक है, तो मात्रक की बात की जाए तो इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा आपका, एक तो स्टैंडर्ड मात्रक होता है इसका एम्पियर, एम्पियर होता है। एक सेकंड मात्रक हम निकालते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूला है I बराबर Q अपॉन में T, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम अपॉन, और नीचे है टाइम, टाइम का हो जाएगा सेकंड, तो कूलाम बटे सेकंड किसका मात्रक हो गया, धारा का। अब बात कर लेते हैं बीमा की, तो याद रखिएगा इसकी बीमा होती है M0, L0, T0 और A1, क्योंकि ये क्या है भाई, मूलभूत राशि है, इसीलिए A1 इसका क्या हो जाएगा भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं राशि कैसी है, राशि सदिश है या फिर अदिश है, तो याद रखिएगा ये राशि है अदिश, क्योंकि यहां पर सदिश योग के नियम की भाई पालना नहीं होती है, याद रख लीजिएगा प्यारे दोस्तों। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं प्रकार की, कि धारा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए धारा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, सुनना ध्यान से। एक तो होती है डीसी, एक होती है एसी। डीसी का मतलब है डायरेक्ट, डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब है अल्ट्रा नेटिंग करंट। इसको कहते हैं विशिष्ट धारा, इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम एसी की क्या करेंगे भाई, इसकी एसी की तैसी करेंगे। चैप्टर नंबर 7 पूरा अलग से चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा का, तो वहां पर हम डीपली प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ेंगे और कुछ भाग डीसी का भी वहां हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों धाराओं को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर। तो ये तो हुआ भाई विद्युत धारा की परिभाषा, मात्रक, प्रतीक, बीमा, राशि और प्रकार। अब हम बात कर लेते हैं अवकलन की। मैथ का टॉपिक है लेकिन फिजिक्स में करवाना भी जरूरी है। अवकलन, बेसिक सा अवकलन करेंगे, ठीक है। देखिए पहला सूत्र क्या है समझिएगा ध्यान से, d अपॉन में dx, x की पावर n। यदि कहीं पर x की पावर n है तो इसका जो अवकलन होगा वो कैसे होगा भाई, n की पावर जो है वो आगे आ जाएगी, मतलब n आगे आ जाएगा, x की जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, और फिर उसी पावर में से हम एक को भाई माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला है x की पावर n के अवकलन का। सेकंड फॉर्मूला देखिएगा, d अपॉन में dx। चलो इस पर ना हम एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। देखिएगा d अपॉन में dx, x की पावर क्या है 3 है, इसका आपको अवकलन करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, जो पावर होती है x की उसको आगे लाओ, उसके बाद उस पावर में से एक कम कर दो, तो यहां से आप देखोगे 3x की पावर क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। तो ये आपका भाई अवकलन हो गया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। मान के चलिए d अपॉन डी एक्स की पावर माइनस का क्या है 6 है, तो कैसे होगा, -6 क्या है आगे आ जाएगा, फिर पावर में से एक कम होगा, तो पावर तो माइनस की 6 ही है, इसमें से एक कम होगा तो माइनस का 1 करेंगे, माइनस का 6, एक्स की पावर माइनस का 6 और माइनस का 1 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा भाई -7।
तो ये आपका इसका अवकलन हो गया। आगे देखिएगा ध्यान से, यदि मान चलिए डी अपॉन में डी एक्स आ गया, एक्स की पावर है 3/2, तो इसका अवकलन कैसे होगा? सबसे पहले पावर को लाओ आगे, 3/2 आगे आई, फिर पावर में से आप कम कर दो 1, कम कर दिया, तो देखिए आगे 3/2 है एक्स। अब यहाँ पर ये क्या है? 3/2 माइनस का 1। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 2, 2 का भाग 2 में जाएगा 1, 1 3 से गुणा होगा 3, 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार गया, 2 1 से गुणा हुआ 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 आपका निकल कर आ जाए। ये आपका अवकलन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको, x की पावर n के दी नजर आते हैं प्रश्न के अंदर। सेकंड देखिएगा, सेकंड फॉर्मूला क्या है? d अपॉन में dx c, इसका जो अवकलन है वो हमेशा होता है 0। याद रहे यहाँ पर जो c है वो एक अचर संख्या है। अचर संख्या का मतलब है 1 2 5 ए बी सी ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। तो मान चलिए डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर 3 आ गया तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। मान चलिए डी अपॉन डी एक्स, इसका आ गया यहाँ पर माइनस का 5, तो इसका क्या हो जाएगा? 0। मान के चलिए डी अपॉन में डी एक्स यहाँ आ गया आपका ए, इसका अवकलन हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि अवकलन उसी का होगा, किसका? x का, क्योंकि हम x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। ये याद रखिएगा। अगला देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर कर देता हूं इसी के साथ, इसी से जुड़ा हुआ है। मान के चलिए d अपॉन डी एक्स हो और यहां आपका 3t हो, तो क्या फिर इसका अवकलन भी आप 0 करोगे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो आप देखोगे कि गुरुदेव यहाँ पर 3 आ गया, 3 तो आपने अचर बताया है तो इसका तो 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो अचर पद होता है ना, ये बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, किसी के मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए प्लस माइनस के अंदर। यदि मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है, तो फिर ये बाहर आता है। कहाँ पर आता है? बाहर आता है। तो ये बाहर आ जाएगा, फिर आपका अंदर बचेगा dt अपॉन में dx। अब आप यहाँ आगे सोचिएगा, मैंने आपसे कहा था कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन ये तो क्या आ गया भाई? t आ गया, तो इसकी वजह से t का अवकलन 0 हुआ है, तब ये मिलकर 0 आया है, राइट। आगे देखिए, मान के चलिए d अपॉन dx है और यहाँ पर 3x है, तो अब क्या अवकलन होगा? तो आप 3 को बाहर ले लोगे। याद रहे गुणा में और भाग में आएगा ना चर, किसी चर के साथ लगकर, हमारे लिए x क्या है? वेरिएबल है, चर है, तो हमेशा बाहर आ जाता है। तो अवकलन किसका होगा? x का। तो यहाँ x का आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx से dx कट जाना है, समान चलिए, तो आपका अवकलन आ जाएगा 3, राइट। आगे देखिएगा, थर्ड अपना d अपॉन डी एक्स, ये साइन x, इसका याद रख लीजिएगा क्या होगा? कॉस x होगा। और एक और है, इसको भी याद रख लीजिएगा, d अपॉन में डी एक्स कॉस x, इसका हो जाएगा अवकलन माइनस का साइन x। बस ये इतने ही काम आएंगे आपके फिजिक्स के अंदर अवकलन। हालांकि चैप्टर नंबर 7 के अंदर अवकलन समाकलन पूरे अलग से है, तो मैं एक सेपरेट आपको वीडियो दे दूंगा बनाकर अवकलन की और समाकलन की, तो वहां से आप इजिली कर लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से। चलिए अब टी आर क्यू हम कर लेते हैं, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। अभी हमने जस्ट विद्युत धारा पढ़ा है, उसका फॉर्मूला पढ़ा है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपको क्यू का समीकरण दिया हुआ है 4t³ प्लस में 3t² प्लस में 6 और टाइम दिया हुआ है आपको 2 सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है करंट, धारा का मान आपको निकालना है, राइट। अब देखिए
जो आवेश दिया हुआ है वो आपको समीकरण के फॉर्मेट में दिया हुआ है, टी की फॉर्मेट में। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डी क्यू अपॉन डी टी वाला। तो यहां पर आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि I बराबर होता है डी क्यू अपॉन में डी टी। आगे देखिए, डी अपॉन में डी टी। अब यहां पर देखिएगा समीकरण है 4t³ प्लस में 3t² प्लस में 6। अब देखिए, अब आपको इसका अवकलन करना है किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये एक पहला पद, दूसरा पद और ये आपका तीसरा पद। तो तीनों पद प्लस माइनस में आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन सब का अलग अलग अवकलन कर देंगे। कैसे, डी अपॉन डी टी 4t³ प्लस डी अपॉन डी टी 3t² प्लस डी अपॉन डी टी और यहाँ पर 6। आगे देखिएगा, आई बराबर, देखिए ये आपका चर है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में आप अवकलन कर रहे हो। तो 4 आपका क्या है भाई, मल्टीप्लाई में, और 4 क्या है आपका अचर है, ये आपका बाहर आ जाएगा। डी अपॉन में डी टी, टी का क्यूब प्लस, इसी प्रकार जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, डी अपॉन में डी टी, टी²। और देखिए जो 6 है ये तो अचर है, इसका हो जाएगा 0। अब देखिए यहां पर आपका सूत्र बन गया कौन सा, डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर n। क्या होगा, पावर आगे आएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो आई बराबर 4 आपका बाहर चल रहा है गुना, देखिए 3 आपका आगे आ जाएगा, 3 ऊपर, 3 में से आप 1 कम करोगे पावर में से, प्लस 3 गुना पावर आपकी आगे आ जाएगी। अब आप पावर में से क्या है 1 कम कर दोगे। आगे देखिएगा आई बराबर, देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 आएगा टी, और यहाँ पर 3 में से आपका 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 टी, 2 में से 1 गया तो आपका 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से 12t² प्लस में 6t करंट निकल कर आया है। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि जो धारा निकालनी है ना वो हमें 2 सेकंड पर निकालनी, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, टी का मान 2 सेकंड रख देंगे, 2 सेकंड पर। तो आई बराबर में 12, टी का मान 2² कर दिया प्लस 6 गुणा में 2, 12, देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 दूनी 12, राइट। अब देखिए 12 चौके 48 प्लस में 12, तो 48 और 12 आपका हो जाएगा 60, और धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। इस पर आप भाई स्टार लगा लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप आराम से कर सकते हो। चलिए अब देखिएगा, अगला है हमारा हेडिंग आवेशवाहक। आवेशवाहक, वाहक लिखिए। ये आपकी जो हेडिंग है यहां से 1 नंबर का MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना होती है वो हमेशा 100% होती है। कभी भी एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी डाल सकता है। 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम है तो हो सकता है आपको वहां पर देखने को मिल जाए। सुनिएगा, आवेशवाहक का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझिए। आवेशवाहक का मतलब है सीधा सा, जिसके कारण विद्युत धारा
वाहित हो रही है वो आपका कहलाएगा आवेशवाहक कहलाता है। राइट, मतलब जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार है वो कहलाता है आवेशवाहक। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तीन चीजें होती हैं, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है चालक, सेकंड है अर्धचालक और थर्ड है विद्युत अपघट्य। अपघट्य, सुनिएगा ध्यान से। पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो चालक होते हैं, चालकों के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है उसके लिए कौन जिम्मेवार होते हैं। तो हमेशा याद रख लीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। सेकंड है अर्धचालक, तो अर्धचालकों में धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और किसके कारण, होल्स के कारण। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है, कैसे होते हैं सारा काम पढ़ेंगे। और जो अर्धचालकों में जो आवेशवाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं, इसको हम चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ लेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिकी यानी कि अर्धचालक युक्तियां पढ़ेंगे, ठीक है। और विद्युत अपघट्य आयनों की बात की जाए तो इनमें किसकी वजह से धारा बहती है, धनायन व ऋणायन की वजह से धारा का प्रवाह होता है। इसको आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, जब आपके सर केमिस्ट्री में आपको चैप्टर पढ़ाएंगे विद्युत रसायन, तो वहां पर आपको विद्युत अपघट्य के बारे में बता देंगे रवि सर आपको केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हुए आपके भाई आवेशवाहक, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन अच्छे से भाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगली हमारी हेडिंग होने वाली है धारा घनत्व। अब समझिएगा भाई धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व करंट डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए देखिए, देखिए हमारे पास कोई क्या है, चालक एक, ये हमारे पास एक चालक है, राइट। अब सुनना ध्यान से, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार भाग जो दिखाई दे रहा है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है, जो डार्क वाला भाग है इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। इसको कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको व्यक्त करते हैं कैपिटल ऐसे। अब सुनना ध्यान से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब यह है कि कोई भी आपने चालक लिया जो उसका बाहरी सिरा है या प्रारंभिक जो सिरा है उसकी जो मोटाई है वो कहलाती है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान के चलिए इस वायर में से आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इसका क्या है भाई, क्षेत्रफल है ए। तो धारा घनत्व तो क्या होता है, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, एकांक का मतलब है कि बटे में आपका ए आएगा, राइट। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व को व्यक्त करते हैं भाई जैसे, ये आपका सूत्र है धारा घनत्व। देखिए फिजिक्स इतनी आसान है, मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या है, आप जो डेफिनेशन होती है ना उनको आप सूत्रों से ही बना सकते हो। जैसे यहाँ धारा घनत्व का सूत्र है आई बटा में एन, तो यहां से परिभाषा बन जाएगी कि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, धारा घनत्व कहलाती है। सिंपल है, धारा घनत्व व्यक्त करते हैं जैसे,
इस बात को हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। नोट्स आपको भाई प्रॉपर बनाकर चलना है, ठीक है। देखिए, किसी चालक में एकांक अनुप्रस्थ, किसी चालक में के लिखिए इसको, है ना, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। कहलाती है, कहलाता है, कुछ भी लिख सकते हो। इसे जैसे व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ओके, चलिए भाई, ये तो हुआ आपका धारा घनत्व। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रतीक, मात्रक, राशि और विमा की। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतीक की। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसको जैसे भाई व्यक्त करते हैं। बात की जाए मात्रक की, तो मात्रक चाहिए मेरे भाई, तो कहाँ देखेंगे, सूत्र में। धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं विमा की। देखिए, ऊपर धारा है, धारा की विमा होती है A1, नीचे है मीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ 2 बार गुणा हुई है तो L स्क्वायर, ऊपर जाएगी तो A1 L-2। हम कह सकते हैं M0 L-2 T0 और A की पावर 1, ये आपकी विमा आ जाएगी। अब बात करते हैं हम राशि की। ये राशि कैसी है, तो याद रखना, जो धारा घनत्व है वो क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। क्योंकि इसकी ना फिक्स डायरेक्शन है, क्योंकि इसको कहाँ से गुजरना है, हमेशा इसको अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से ही गुजरना है, इसलिए तो हम कह देंगे कि इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा कहाँ होगी, जहां से धारा गुजरेगी, धारा की दिशा में होगी। देखिए, इतना हुआ। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये बनता है कि एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर किस भौतिक राशि का मात्रक है, उस भौतिक राशि का नाम और उस राशि का नाम और वो राशि कैसी है। तो उस राशि का नाम क्या होगा भाई, धारा घनत्व, और राशि कैसी होगी, सदिश राशि होगी। ये लिखना है, राइट। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। एक हम ना क्वेश्चन करते हैं, समझना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, आपके लेवल का क्वेश्चन है ना, करने के बाद मजा आ जाएगा आपको, गारंटी है मेरी। तो यहां पर हेडिंग लगा लीजिएगा TRQ, TRQ, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। अभी हमने जस्ट धारा घनत्व को डिस्कस किया है, अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, मान के चलिए आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस टाइप से, एक सेकंड थोड़ा सा सीधा करना था इसको, ठीक है। यहां पर आपका एक बिंदु है A, और यहां पर एक बिंदु है आपका B। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, तो आपको 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन राइट है। जे ए ज्यादा है जे बी से, जे का मतलब है धारा घनत्व,
जे बी ज्यादा है जे ए से। थर्ड पॉइंट है दोनों बराबर है। फोर्थ पॉइंट है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ये 4 पॉइंट है आपके सामने। कहने का मतलब मेरा ये है कि किसका धारा घनत्व तो ज्यादा होगा। दोनों का बराबर होगा, ए का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। यही ऑप्शन ही रॉन्ग है। देखिए, तो जो ए पॉइंट है इसका धारा घनत्व तो क्या है भाई, जे ए है। और जो बी पॉइंट है इसका धारा घनत्व तो क्या है, जे बी है। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा फॉर्मूले से। धारा घनत्व इसका फॉर्मूला होता है जे बराबर आई अपॉन में क्या होता है, ए होता है। देखिए हम कह सकते हैं जो धारा घनत्व है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा उसका धारा घनत्व ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका धारा घनत्व कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। राइट। अब देखिएगा आगे ध्यान से। अब देखिए पहले तो आप ये देखिए डायग्राम के अंदर कि किसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब है मोटाई किसकी ज्यादा है। तो आप कहोगे गुरुदेव जो बी है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। इसको मैं ना ऐसे दिखा देता हूं, ए बी और ए ए, समझ जाओगे। ठीक है, इसका क्या है, कम है। अब देखिएगा तो जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है उसका धारा घनत्व तो क्या है, कम है। तो मुझे ये बताइए जे ए का धारा घनत्व तो ज्यादा है जे बी से। ये बिल्कुल बात सही है। क्यों, क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है इसलिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो है, मतलब पहला जो आपका है फर्स्ट, वो सही आंसर हो जाएगा। तो हम यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चूंकि लगा लीजिएगा कि जे जो है ना वो व्युत्क्रमानुपाती है ए के। तो इसलिए इसलिए जहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा वहां पर धारा घनत्व ज्यादा होगा। राइट। चलिए, ये तो हुआ टीआरक्यू आपका कंप्लीट। अगली हेडिंग है हमारी, याद है। अब यहाँ से आपकी जो क्लासों का जो टाइम है भाई वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपका काफी पास आ रहा है। इसीलिए अब जो क्लासें होगी वो कम से कम 45 मिनट 1 घंटे के आसपास होगी भाई। अगली हेडिंग है हमारी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में ऐसे लिखिए, विद्युत क्षेत्र की लिखिए पहले आप, इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, बाद में करेंगे उसको। विद्युत क्षेत्र की अनु उपस्थिति में चालक का व्यवहार। समझिएगा, यदि आपको इस हेडिंग का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवहन वेग। तो वो आपको आराम समझ आ जाएगा भाई। और अपवहन वेग समझ में आ जाएगा तो धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध समझ में आ जाएगा। इसीलिए आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ये हेडिंग जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फिजिक्स में ना आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। आपको बस ध्यान रखना है तो कुछ बातों का। जो हेडिंग आपको दी हुई है उसको आप पहले अच्छे से रीड कीजिए। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक का व्यवहार देख रहे हो, तो सबसे पहले एक चालक का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए चलो चालक का डायग्राम ले लेते हैं, एक सिंपल सा डायग्राम। ये आपका एक चालक है, इसको थोड़ा सा हम कलर अच्छा सा दे देते हैं।
राइट, ये आपका चालक है। ठीक है, चालक विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है, इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब ई का मान जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखिए चालक है तो चालक के अंदर क्या मौजूद होते हैं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद है। चलिए हम इलेक्ट्रॉन को डॉट से प्रेजेंट कर देते हैं, डायग्राम और अच्छा आपको लगेगा। मैं लिख देता हूं साइड में, हम इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं डॉट से, क्योंकि आपको डायग्राम अच्छे से नजर आएगा तो चीजें क्लियरिटी से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो डॉट है आपका, डॉट, इसको मैंने व्यक्त किया है इलेक्ट्रॉन से। राइट, चलिए अब देखिए विद्युत क्षेत्र आपका है 0। देखिए इसका कॉन्सेप्ट तो हम समझते रहेंगे, मैं आपकी कहानी सुनाता हूँ, सुनना ध्यान से। आप सभी कॉलेज स्कूल जाते होंगे, ठीक है, आप सोचिए समझिए और बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन कौन ऐसा बच्चा है जो शरारती करता है भाई। ठीक है, मास्टर को परेशान करता है। देखिए आपका जो क्लासरूम है उसमें बहुत सारे आपके क्लासमेट बैठे हुए हैं, जब क्लास के अंदर टीचर नहीं है तो जो सभी बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, उदम कर रहे हैं, कोई उसको पीट रहा है, कोई उसको पीट रहा है, कोई उसकी सीट पे बैठा है, कोई उसकी सीट पे बैठा है, यानी कि एक फिक्स पैटर्न नहीं है हर एक बच्चे के बैठने का। ठीक है, क्योंकि उस क्लास के अंदर टीचर नहीं है। अब टीचर को मानिए आप विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्लास के अंदर नहीं है तो क्लास डिस्टर्ब है, जो स्टूडेंट है उनकी गति क्या है भाई, अनियमित है, कोई फिक्स गति नहीं है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये क्या करेंगे भाई, टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ऐसे ये गति करने वाले हैं चालक के अंदर। राइट, अब देखिए क्या कर रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं। कौन सी गति है भाई, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं। जब ये टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे तो जो हमें परिणामी जो रिजल्ट मिलेगा गति का, परिणामी गति जो हमें मिलने वाली है वो तो हमें क्या मिल जाएगी भाई, 0 मिलेगी ना। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। मान के चलिए गलती से क्लास से बाहर भी जा रहा है तो उसको लात मार क्लास के अंदर कर देंगे। ऐसा किस किस ने किया है भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अब सुनना, एक बात और समझ लेना ध्यान से यहाँ पर। अब आप कहोगे सर जी इलेक्ट्रॉन गति क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा हर एक चालक का क्या होता है, ताप होता है। ठीक है, क्या होता है, ताप होता है, और ताप की वजह से ये गति करते हैं जिसे हम कहते हैं तापीय वेग। राइट, तो तापीय वेग से क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं, जिसकी वजह से जो परिणामी गति आती है वो 0 आती है। और जब परिणामी गति ही 0 है, वेग ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा बाहर की तरफ, तो धारा का मान हो जाएगा भाई 0। चलिए इस बात को हम नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए, जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है तो चालक के अंदर उपस्थित आवेशवाहक, आवेश, सॉरी 2 बार आवेश लिख दिया,
आवेश वाहक, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। चालक में आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तापीय वेग से, तापीय वेग से अनियमित गति करते हैं, गति करते हैं, जिससे परिणामी गति, परिणामी गति शून्य प्राप्त होती है, शून्य प्राप्त होती है, जिसके कारण, जिसके कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है। राइट, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। जब चालक को आप विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हो तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे जब हम इसको कहां रख दे, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दे, तो चालक का व्यवहार। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक का व्यवहार। चलिए, ये आपका चालक है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये आपका चालक है और ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा हुआ है, मतलब E का मान 0 नहीं है, तो E नॉट इक्वल टू G हो जाएगा। या फिर आप इसको एक बैटरी से भाई कनेक्ट कर सकते हो, जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लीजिए एक बैटरी से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लस सिरा है बैटरी का, ये माइनस सिरा है, ये आपकी कुंजी है, कुंजी को कहते हैं भाई खटका, कुंजी कह। ठीक है, अब देखिएगा, ये आपका बैटरी का पॉजिटिव सिरा है तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका सिरा नेगेटिव है तो ये सिरा भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने आप सभी को चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ाया। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र जो दिशा होती है वो हमेशा प्लस से कहाँ होती है? माइनस की ओर। तो ये प्लस से माइनस की ओर क्या बन गया? यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बन गया। अब समझिएगा ध्यान से, आप देखिए जहां पर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मतलब है क्लास में अब टीचर आ चुका है। जब क्लास में टीचर आ जाएगा तो जो जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं वो सब की सब क्या करेंगे? अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि उनकी जो गति है वो क्या हो जाएगी भाई? नियमित हो जाएगी, क्योंकि वो फिक्स डायरेक्शन में क्या करेंगे भाई? गति करेंगे। हाँ या ना? तो आपके गुरुदेव समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। राइट, अब देखिए इनकी जो गति है वो किस डायरेक्शन में होने वाली है। आप सभी को पता है कभी भी स्टूडेंट दंगा कर रहा हो तो टीचर के पास कभी भी नहीं जाएगा, हमेशा उसके अपोजिट साइड जाएगा। राइट, टीचर कौन है? हमारा ई, यानी कि विद्युत क्षेत्र। तो जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा वो हमेशा करता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, लेकिन मैं इसको कहानी से समझा रहा हूं तो आपको लगेगा कि सर इजीली समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। डॉट जो है ना, डॉट, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है आपका? नेगेटिव, नेगेटिव पार्टिकल है। और नेगेटिव होता है तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, यदि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो कौन सा बल लगेगा भाई? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि प्लस और माइनस चार्ज है तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आपका कैसा कण है? नेगेटिव। अब देखिए यहाँ तो माइनस पहले से मौजूद है और यहाँ पहले से ही प्लस मौजूद है। यहाँ इसका दुश्मन है, यहाँ इसका भाई है, तो ये किसके पास जाएगा? भाई के पास। इलेक्ट्रॉन माइनस से किसके पास आकर्षित हो जाएगा?
प्लस के पास आकर्षित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गति करेंगे इस दिशा में, राइट। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, और या फिर ये बोल सकते हो माइनस से प्लस सिरे की ओर गति करते हैं। और जिस वेग से गति कर रहे हैं इसको कहते हैं अपवहन वेग। अपवहन वेग एक सुंदर सा नाम और है इसका, अपवाह वेग। अपवाह वेग यानी कि ड्राफ्ट वेलोसिटी। एक नाम और है प्यारे बच्चों इसका, वो है अप, शायद दो ही नाम है, तीसरा नाम तो कोई है नहीं, छोड़िए दो ही नाम काम के हैं, इनको ही आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। याद नहीं आ रहा माइंड में, तीसरा नाम शायद है इसका, है ना। चलिए हाँ, छोड़िए दो ही नाम है ना, ज्यादा याद करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। चलिए समझ में आया। ये अपवाह वेग से क्या करेंगे, गति करेंगे, और गति करेंगे तो फिर धारा का प्रवाह भाई होगा। और याद रहे यहाँ पर जो परिणामी जो आपकी गति है, वो परिणामी जो गति है इलेक्ट्रॉन की वो जीरो नहीं है। इसको भी हम ऐड कर देंगे जब हम थ्योरी लिखेंगे। चलिए थ्योरी भाई लिखते हैं इसकी। देखिएगा, जब चालक को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस अपवाह वेग से गति करते हैं उस अवस्था में परिणामी गति शून्य नहीं होती है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होता है, राइट। तो ये हमने पढ़ा चालक का व्यवहार विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। अब यहाँ पर एक शब्द आया है अपवाह वेग। तो आज के लेक्चर में इतने, कल हम पढ़ेंगे अपवाह वेग क्या है, अपवाह वेग का फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, और साथ के साथ अपवाह वेग और विद्युत धारा में हम संबंध भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि क्लास अच्छा लगता हो तो भाई क्लास को लाइक और जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है सबसे ज्यादा जो कंपार्टमेंटल लगता है वो आप सभी की लापरवाही से लगता है। फिर आप सभी किसको जिम्मेवार ठहराते हो, झारखंड बोर्ड को, कि कॉफी वगैरह अच्छे से चेक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे आप पढ़ते हो नहीं, आप पढ़ना कब स्टार्ट करते हो, जब एग्जाम का 1 महीना बचता है। भाई साइंस से मजाक थोड़ी, हलवा थोड़ी जो 1 महीने में खा जाओगे। साइंस है, साइंस की तरह पढ़ो। देवताओं अभी भी मौका है, स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।